अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बज़ाहिर एक्सपेक्टेड था कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल होगी, उसका जवाब होगी और इस वजह से ये बड़ी कोई एग्रेसिव किस्म की होगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि PTI ने सरप्राइज़ दे दिया। PTI की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से हर लिहाज से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बेहतर और एक बहुत ही काबिल तारीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बहुत से ऐसे लोग जो खुद PTI के नाक़िद भी हैं, वो भी मानने पर मजबूर हुए कि PTI ने एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्स दी है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके साथ साथ PTI का जलसा भी है। आज संडे को ये ऐलान किया गया था वज़ीर आला की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में ये जलसा होने जा रहा है, जहाँ पर पहले तो शायद थोड़ी स्लो सी थी तैयारियां, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और ओवरऑल जो माहौल बना है इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करने से और फिर एक मुलाकात जो हुई उसके बाद जिस तरह से उनकी कंडीशन से मुतालिक पता चला, तो उस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में ये जलसा अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो मुसलसल अब इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज कर रही हैं। मारियो नौफल को उन्होंने एक दफ़ा फिर से इंटरव्यू दिया है। नौरीन खानम साहिबा इसमें मौजूद नहीं थी, लेकिन अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद में, जज साहब के बेटे के हाथों 2 बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ था, उस मामले का आखिरकार क्या हुआ? वही हुआ जो इस तरह के मामलात में हुआ करता है। तो इसके ऊपर भी कुछ तफसीलन बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हर लिहाज से एक बहुत ही मुदल्लिल, बहुत ही बावकार, बहुत ही ज़िम्मेदाराना, मैच्योर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यानी DGISPR साहब जिस तरह से बिल्कुल एग्रेसिव टोन के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बदले में जो उनके अंदर बहुत एक सॉरी टू से लेकिन एक एरोगेंस नज़र आ रही थी, उसके बरक्स PTI के रहनुमाओं ने, ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जैसे लीड किया, तो वो बहुत बावकार अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई डरे सहमे लग रहे थे और इसलिए बस डर सहम के उन्होंने कोई बहुत नपे-तुले अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि उनके अल्फाज में बहुत वक़ार भी था और कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कोई डरे हुए हैं, लेकिन वो संजीदगी और मतानत से जवाब दे रहे थे। इसी तरह से जिस तरह हमने ये देखा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें धमकियां थीं, उसमें जिस तरह से वार्निंग्स दी जा रही थीं और बल्कि बताया गया था कि अब आप भुगतेंगे नताइज और रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे, तो उसकी जगह आज सलमान अकरम राजा साहब धमकियां नहीं दे रहे थे कि हम भी आपको देख लेंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि उनकी तरफ से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये किस लिए मुल्क के लिए ख़तरनाक है। और उन्होंने ये भी रियलाइज़ करवाया कि वो आज भी बातचीत जारी रखना चाहते हैं, वो आज भी समझते हैं कि मुकालमा होना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने ये भी, जिस तरह हमने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि बहुत इल्ज़ाम तराशियाँ की गई थी, उसके बदले में हमने आज देखा कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि मुदल्लिल के तरीके से उन इल्ज़ाम तराशियों का जवाब दिया गया। महज गुस्सा नहीं किया गया कि जवाब में भी गालम गलोच की जाए, लेकिन बहुत ही मुदल्लल तरीके से जवाब दिया गया। और फिर ये भी हमने देखा कि एक पढ़े लिखे नपे तुले अंदाज में एक कैलकुलेटेड गुफ्तगू, जिसमें संजीदगी भी थी, जिसमें जज्बा भी था और जिसमें एक फ़िक्र भी थी आने वाले दिनों की। और जहां हमने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखा कि एक जैसे कोई गुस्सा कर रहा है और ख़ुद से दूर कर रहा है, तो वहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये देखा कि एक ओनरशिप थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही इस ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स हो और वो जमात जो कि समझती है कि ये मुल्क उनका है, उसकी ओनरशिप लेती है, वो जमात जो है वो गुफ्तगू कर रही थी। तो मुझे बहुत इंस्पायर किया आज सलमान अकरम राजा साहब की इन पर्टिकुलर और ओवरऑल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लीडर्स ने बात की, तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपना मौक़िफ़ जानदार अंदाज में पेश किया। क्या उन्होंने कहा? पहले तो उन्होंने डेफिनेटली ये कहा कि जो इस वक्त हालात हैं वो किस तरह से हैं। उन्होंने थोड़ा तारीख़ी पस मंज़र भी रखा कि किस किस तरह से इदारे की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे कैसे पहले बदलती रही हैं
और किस किस तरह के ख्वाब दिखाए गए कि अब तरक्की हो जाएगी, अब तरक्की हो जाएगी, अब ये हमने कर दिया, अब ये तरक्की हो जाएगी। लेकिन जब भी आप मेड अप चीज़ें करते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कभी भी माशरा इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। उसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से, उसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात की और कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जिसके साथ करोड़ों अवाम हैं, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट किए हैं, आप उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही कि माजी में भी आप ये करते रहे हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा वो तो मुल्क को जोड़ने वाला लीडर है, वरना सियासत ही करनी हो तो बहुत से ऐसे बयानिए बन सकते हैं जिनके ऊपर सियासत की जाए, लेकिन वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। वो तो वो बात करता है जिससे मुल्क जुड़ा रहे। तो आप फिर भी एक ऐसे शख्स को जो कि इस तरह से मुल्क को जोड़े रखने का एक जामिन है, आप उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे माजी में जो फ़ौज का इदारा है मुख्तलिफ इलेक्शंस को चोरी करने के लिए, मुख्तलिफ पार्टीज़ को बनाने और बिगाड़ने के लिए किस तरह सियासत में इन्वॉल्व रहा है। तो उन्होंने ये तमाम हक़ाइक़ भी सामने रखे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि हम बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं चाहते, ना हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं और ना ही हम ये समझते हैं कि जो सारे मसाइल हैं उसका हल कोई जो है वो इंतशार में है। हम ये समझते हैं कि मुकालमा किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने जो उन लोगों के साथ अभी तक का सलूक रवा रखा गया है उसका भी जिक्र किया कि हमने तो 9 मई के बाद जिस तरह लीडर्स को जेल में रखा गया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए, हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हुए, मुकदमात बने, इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया गया वो सब चीज़ें हैं। और हम फिर भी तहम्मुल का दामन जो है वो थामे हुए हैं और हम फिर भी नहीं समझते कि हम एक हद कोई क्रॉस करना चाहें। अगरचे बहुत से हमारे कारकुन हमें हर वक्त कहते रहते हैं कि लाहे अमल दो, कोई यलगार कर दो, यूं कर दो, वो कर दो, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस किस्म की सिचुएशन बने कि जिसमें लोगों के बच्चे मरें, लोगों के बच्चों के ऊपर गोलियां चलें, मुल्क में इंतशार हो, मुल्क पीछे जाए और इस तरह की चीज़ें हों, लोग आमने सामने खड़े हों। लेकिन क्यों इस तरह से किया जाता है? और इस तरह से सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से कवर किया और जिस तरह उसके ऊपर एक बयानिया दिया, ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज था। और यही वजह है कि आज हर कोई इस बात को सराह रहा था कि पीटीआई ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड जवाब दिया है। और शायद कुछ लोग तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह से होगा। बहुत से लोगों का ख्याल था कि आज वो भी कोई मुंह से आग ही निकाल रहे होंगे, लेकिन इसके बरक्स बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया गया। इसी तरह ये अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या जो आज का जलसा है पेशावर का, वो भी क्या इसी तरह का जलसा होगा, क्योंकि इस जलसे के हवाले से बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इसमें जो है सुहेल आफरीदी साहब खिताब करेंगे और अगर वो खिताब करेंगे तो फिर उनका खिताब कैसा होगा, क्योंकि बहरहाल वो भी एक एग्रेसिव टोन रखते हैं और उनके ऊपर तो बराह रास्त आपको पता है जिस तरह गाली का ही अंदाज कहा जा सकता है, उसको गाली दी गई बाकायदा और जिस तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट भी किया गया। और पहले भी जो सिलसिला है उनके ऊपर इल्ज़ामात का, तो वो अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर उनका क्या अंदाज़ होगा ये भी देखना होगा। और वैसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने का एक मूड मिजाज और होता है, और एक जलसे में आप जब अपने कारकुनों के सामने बात करते हैं, खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं, तो उसका एक अलग अंदाज़ और माहौल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शफी जान साहब जो कि पीटीआई के केपीके के अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये जलसा होगा जिसके अंदर लाहेमल भी दिया जाएगा। और उन्होंने कहा एक सरप्राइज़ भी है, और ये सरप्राइज़ उन्होंने अभी नहीं बताया कि क्या है, लेकिन उनका कहना है कि जलसे में जो है वो ये सरप्राइज़ भी दिया जाएगा। तो इस लिहाज से भी अब जलसे की इम्पॉर्टेंस एक बन गई है, इंतज़ामात मुकम्मल हैं और होम ग्राउंड पर ये जलसा है। अगर ये एक बहुत बड़ा जलसा होता है तो इससे यकीनी तौर पर पीटीआई को एक मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि जहाँ एक जानिब उनको धमकाया जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी, तो वहीं अगर एक वो बहुत शो ऑफ पावर करने में कामयाब होते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि लोग तो उनके साथ खड़े हैं। तो कोई स्टेप लेते हुए इधर रियासत भी सोचेगी कि हमने ये काम करना है या नहीं करना, इससे क्या मामलात कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की अगर अक्सरियत उनके साथ खड़ी है तो फिर जो सिचुएशन है ज़बरदस्ती कोई गवर्नमेंट मुसल्लत करने की, वो किसी भी तरफ ले जा सकती है मामले को। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से भी ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ये पावर शो होता है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। इसके अलावा जाहिर है कि अब जो लोग यहाँ पर जलसे में आएंगे उनका तो एक
गम व गुस्सा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह की कंडीशन में हैं वो भी आपके सामने है, और फिर जो अभी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में गम व गुस्से की लहर जो है वो शो की गई है, तो वो उसका जवाब भी इधर होगा मौजूद, ज़ाहिर सी बात है। तो ये इन तमाम चीज़ों की वजह से जो कारकुन है उनकी तो एक वो होगी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन की बहुत भरपूर किस्म का जवाब हो। अब देखते हैं कि सुहेल आफरीदी और बाकी जो यहाँ पे लोग खिताब करते हैं वो किस अंदाज से इसको हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है इस लिहाज से। अच्छा, इसके साथ साथ जो इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो तो अपनी जगह चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि संभल के जवाब दें, लेकिन दूसरी तरफ बहनें जो हैं वो भी अपने तौर पर इमरान खान साहब का जो मामला है उसको इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट कर रही हैं इस वक्त, और उनको अंदाज़ा है कि ये जो मंगल है ये काफ़ी सख्त हो सकता है, और ना सिर्फ ये कि इम्कान है कि उनकी मज़ीद मुलाकात ना हो, बल्कि ये भी इम्कान है कि कोई क्रैकडाउन वगैरह वहाँ पर हो। तो इस सूरत में वो पहले ही से इंटरनेशनल मीडिया को इस बारे में बताना शुरू हो चुकी हैं, और आज दो बहनों ने मारियो नौफाल को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी बात नहीं करवाई जाती, उनकी जान को भी ख़तरा है। उज़्मा खान साहिबा ने तो बाकायदा तौर पर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को, यानी बुशरा बीबी साहिबा उनके साथ जेल में हैं, तो हम में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है कि उसका ज़िम्मेदार आसिम मुनीर है। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये तमाम जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल मीडिया पर रख कर रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी हैं। और इसके साथ साथ जो मारियो नौफाल हैं उनकी तरफ से भी एक आज ऑफ़र आई है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये ऑफ़र की है कि आप लोग भी अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये मत कोई समझे कि हम कोई एकतरफा मौक़िफ़ चला रहे हैं कि जी उनकी बहनें आके बार बार इंटरव्यू दे रही हैं और वो बता रही हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते और आप अपनी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देना चाहते हैं तो आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये ऐसी कोई बेवकूफ़ी करेंगे कि किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस मामले पर बात करने के लिए जाएं, क्योंकि इन सबको पता है कि इस मामले पर ये ख़ुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से मेहदी हसन के सामने जलील हुए वो आपने देखा, क्योंकि डिफेंड नहीं कर सकते थे। और इसी तरह से ये जो एक और इनके कोई पता नहीं एडवाइज़र थे, कौन थे, अरबी साहब, पता वो भी जिस तरह से लाजवाब हो रहे थे यल्डा हकीम के सामने, वो भी आपने देखा। तो इंटरनेशनली जब ये जाते हैं तो इनके जिस तरह से लफ्ज़ कपाते हैं वो बड़ा ऑब्वियस होता है। उसकी वजह ये है कि इन लोगों को आदत पड़ी हुई है यहाँ पे गोदी मीडिया की, कि अपने सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो या तो वैसे ही रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस चला देते हैं, और या फिर अपने सामने वैसे ही लोग बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि इनको कोई सख्त सवाल तो दूर की बात है, उल्टा इनको मशवरे दे रहे होते हैं कि पीटीआई के साथ ये भी करो, पीटीआई के साथ वो भी करो, और पीटीआई के हामियों के साथ ये करो, पीटीआई के हामी आवाज़ों के साथ ये करो। तो इस किस्म के तो जो यानी चमचे हैं वो इन्होंने सामने बिठाए हुए होते हैं जो इनको इनकी मनपसंद सवाल क्या बल्कि मशवरे दे रहे होते हैं। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई दे रही होती है। तो इनको इस तरह की आदत होती है, फिर जब वो कोई जेन्युइन सहाफ़ियों से बाहर पाला पड़ता है तो फिर वहाँ पर जो है इनसे लफ्ज़ नहीं बन रहे होते, फिर ये जो आया करके जो है ना उसको कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एनीवेज़, यहाँ से आगे ये बात करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अब सख्ती की तरफ जो ऐलान बार बार किया जा रहा था उस तरफ ले जाते हुए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आज चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो चेयरमैन नहीं है, उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें लेटर में बताया है कि जनाब हम आपकी जो पार्टी इंतखाबात हैं उनको चूँकि कबूल नहीं हमने किया तो आप एज़ पार्टी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना आपका कोई स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने इस बात को अब उन्हें बाकायदा फॉर्मली बता दिया एक लेटर की सूरत में। दूसरा ये भी अब देखिए ना, आपके 2-1 सालों से ये मुसलसल इन्होंने लटकाया हुआ मामला और पीटीआई को निशान उनका नहीं दिया जाता, उनका नाम नहीं दिया जाता। और ये वाला जो मामला है, ये जो अभी हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुए खुर्रम ज़ीशान साहब, उनको जब पीटीआई में शामिल होने के हवाले से लिखा गया कि जी उनको शामिल किया जाए, पीटीआई का मेंबर उन्हें शो किया जाए, तो वहाँ पर जो है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसका जवाब आया है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जी आप कोई पार्टी शार्टी नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने मज़ीद 9 मई के मुकदमात को तेज़ कर दिया है। आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ फ़ैसले भी आ सकते हैं, जैसे पिछले दिनों आए थे, और फिर दोबारा अब उसमें कुछ तेज़ी नज़र आएगी। इसके साथ साथ इन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर क्रैकडाउन दोबारा से शुरू कर दिया है, और ख़ास तौर पर पंजाब में बहुत से इनके जो पीटीआई के लीडर्स हैं, एमपीएस हैं, उनके घरों पर छापे वापे मारे गए हैं। तो ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। वर्कर्स भी थोड़े खौफज़दा है इस मामले में कि दोबारा से ये काम इन्होंने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने और मज़ीद किया है वो ये कि
بین کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی بین کر دیں گے. تو اس کے اوپر ویسے روف کلاسرا صاحب نے انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ یہ تو بین کرنے جا رہے تھے لیکن یورپی یونین کی طرف سے انہیں وارننگ دی گئی کہ آپ تو یہ ون پارٹی سسٹم کی طرف سلسلہ لے کے جا رہے ہیں جس طرح سے چائنا یا رشیا کا ماڈل ہے. تو ہم شاید اپنی پارلیمنٹس میں پھر لین دین کے معاملات میں انہیں شاید اپنے ممبرز کو کنونس نہ کر پائیں. اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کو بحال رکھنی ہوگی اپوزیشن کے وجود کے ساتھ. تو پھر وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ رکاوٹ آئی تھی. لیکن اب یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں یا پہلے کی بات کر رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو شاید یہ بھی تھوڑا سا اعتراض کریں اس بات سے, اس لیے کہ یورپی یونین کا وفد تو ابھی ریسنٹلی آیا بھی ہوا تھا, پتہ نہیں اب چلا گیا یا نہیں, لیکن وہ ابھی اسی دورے پہ تھا, جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے بھی جائزہ وغیرہ لے رہا تھا. تو ایسے موقع پر اگر یہ کوئی ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کو بین کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں گے یہ. اس کے علاوہ یہ گورنر راج بالکل ان کے پاس آپشن ہے, اس کے اوپر یہ ضرور غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن یہ پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کریں گے کہ وہاں پہ کس قسم کا رسپانس آ سکتا ہے اور اس رد عمل کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو پھر جو ہے یہ قدم بھی اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہ آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اڈیالہ کی سیکیورٹی ہے اس کو مزید بڑھا دیا ہے اور وہاں پر جو ملاقاتیں وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی شدید قسم کی نظر ہوگی. یہ بھی وارننگ دی گئی ہے کہ جی اگر کوئی یہاں پہ اڈیالہ کے باہر مزید ہلڑ بازی ہوئی یا کوئی کھیل تماشا ہوا, یعنی بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی دھرنا دیا گیا یا کوئی احتجاج کیا گیا تو اس صورت میں عمران خان صاحب کو کہیں اور بھی منتقل کرنے کا آپشن بہرحال موجود ہے. تو یہ بھی ان کے کان میں ڈالا گیا ہے. اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے ایز اپوزیشن پارٹی, اس کے اوپر بھی ان کی جو مشقیں ہیں انہیں کسنے کا پروگرام ہے, اور اس سلسلے میں ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ جناب آئندہ اگر آپ نے شور شرابہ کیا, اسپیکر کا گھیراؤ کیا ڈائس کا, یا آپ نے جو ہے وہ کوئی عمران خان کی تصاویر لے کے آئے. اچھا یہ بھی پابندی ہے کہ عمران خان کی تصاویر بھی نہیں لے کے آنی اور نعرے بازی بھی نہیں کرنی, اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. مطلب ان کا اوور آل جو اس ہدایت نامے میں موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روبوٹ بن کے جو ہے بس اس میں بیٹھ جانا ہے پارلیمنٹ میں. باقی اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو آپ کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی جائے گی, آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. اور یہ ہم ایک مظاہرہ دیکھ بھی چکے ہیں جب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب جو ہیں باقاعدہ ڈی سیٹ کرانے چل پڑے تھے پی ٹی آئی کے ممبرس کو. تو ادھر جو یعنی ان کے ارکان ہیں ادھر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, ان کو بھی ٹائٹ کرنے کا ان کا پلان ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ان کے خلاف سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب پہنچ چکے ہیں برطانیہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وہاں پہ ان کے لوگ ایسے ہیں جیسے شہباز گل صاحب یا شہزاد اکبر صاحب وغیرہ, ان کو وہاں سے جو ہے وہ ڈی پورٹ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں یہ, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو جو ہے ہمارے حوالے کیا جائے. تو اس کے لیے بھی وہ وہاں پہ میل ملاقاتیں کریں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہ کرتے ہوئے کسی حد تک سٹیپ اٹھاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, کیونکہ ان میں سے کچھ چیزوں میں ظاہر کامیاب ہو جائیں گے, کچھ میں شاید نہ بھی ہو سکیں, لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب ان کی پائپ لائن میں ہیں. لاسٹلی تھوڑی سی میں بات کروں گی آج اس حوالے سے کہ جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا شارع دستور پر, جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں جسٹس آصف, ان کے صاحبزادے نوعمر صاحبزادے ابو ذر صاحب کی گاڑی سے جو 2 بچیاں کچلی گئی تھیں اسکوٹی پہ جاتے ہوئے, ان کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ عام طور پر ہمارے ملک میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی کچلا جائے, مر جائے, گولی سے مر جائے, کسی بھی طرح مر جائے, حادثے سے مر جائے, گٹر میں گر کے مر جائے, کچھ بھی ہو جائے. لیکن اس صورت میں ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی گرفت نہیں ہوتی, اور جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر نہ صرف یہ کہ آزاد گھومتا ہے بلکہ وہ جو لواحقین ہیں, جو فیملی ہے, اس کو بھی خاموش کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اب تو معاملہ خیر بہت ہی بڑا تھا کہ ایک جج صاحب جو تھے ان کا بیٹا انوالو تھا. جج صاحب کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی وہ اس فیملی کے گھر بھی گئے, ان سے انہوں نے تعزیت بھی کی اور بیٹے کی غلطی بھی مانی, اور ان سے کہا کہ معاملے کو رفع دفع بھی کریں, صلح صفائی کر لیں. اور ٹھیک 4-5 دن کے بعد جو ہے آج یہ خبر ملی ہے کہ جو فیملی ہے وہ صلح کرنے پر راضی ہو گئی ہے, اور انہوں نے اللہ کے رضا کے لیے اس بچے کو معاف کر دیا ہے.
تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا، ہمارے نظام انصاف کا المیہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک اگر کم عمر بچہ ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی سولی چڑھا دیا جائے، یا میں یہ سوچوں کہ جی جج صاحب کی جگہ کوئی بھی اور عام آدمی ہو، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا پڑے کہ اگر اس کی اولاد سے اس طرح کا گناہ، اس طرح کا جرم ہو جائے تو کیا وہ اس کو پھر بھی کوشش تو کرے گا ہر کوئی اپنے اولاد کو بچانے کی کہ اس سے کسی طرح اس غلطی کا اسے غلطی کے خمیازے سے کسی حد تک بچایا جا سکے۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوشش کرتا ہے، تو جج صاحب نے بھی کی ہوگی یقینی طور پر۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے تھے، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نادانستہ طور پر آپ سے ایک کام ہو گیا، کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹس آتے جاتے ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ ظاہر جب اتنی گاڑی روڈ پہ ہے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں کیا اس میں قانونی تھی یا نہیں تھی، کیا اس کے اوپر کسی کی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میرا سوال تو یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بیٹا انڈر ایج تھا، آپ نے کیسے اس کو اتنی بڑی گاڑی دے کے روڈ کے اوپر بھیج دیا؟ نہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا تھا، نہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا تھا، اور وہ پھر ایک ایسا کھلنڈرا نوجوان تھا کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے باقاعدہ ویڈیو بنا رہا تھا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اس لاپرواہی کے نتیجے میں 2 بچیاں جو ہیں وہ اپنی جان سے گئیں۔ تو اس کا حساب کون دے گا کہ اس کو اس گاڑی کی طرف کس نے یہ اجازت دی کہ وہ جائے اور جا کے اس کی ڈرائیونگ کر لے اور پھر وہ اس طریقے سے لوگوں کو مارتا پھرے؟ تو سب سے پہلے اس کے اوپر تو جج صاحب کو کوئی جواب دینا چاہیے تھا کم از کم۔ اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ اب بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاید نمبر پلیٹ بھی اس گاڑی کی اصلی نہیں تھی۔ تو کیا قانون صرف جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے کہ جو ایک ہیلمٹ اگر نہیں پہنے گا، یا پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ہیلمٹ نہیں پہنا، یا کوئی کسی نے اشارہ توڑ دیا ہے تو ان کو آپ بھاری جرمانے کریں، اچھی بات ہے کریں، لیکن جو کوئی بڑا شخص ہے وہ چاہے جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ اپنے نوعمر بیٹے جس کے پاس گاڑی چلانے کا اختیار ہی نہیں ہے اس کو ہاتھ میں گاڑی دے کے بھیج دے اور وہ بندے ہی مار کے آ جائے، اور اس کے باوجود بھی اس کی کوئی پوچھ نہ ہو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر فیملی جو ہے وہ ظاہر ہے فیملی سوچے گی اب یار اس کو میں سزا دلوانے کے لیے لمبے لمبے کیسز کے پیچھے جاؤں گا، اتنے پیسے بھی لگاؤں گا، بچیاں تو میری پھر بھی مجھے واپس نہیں ملیں گی، تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، معاملہ ختم کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی جان چھوٹے، ہماری بھی جان چھوٹے، اور ویسے بھی ان کا بیٹا بھی کم عمر ہے، اس نے بھی ابھی کیا کوئی جان بوجھ کے تو نہیں مارا، ہو گیا غلطی سے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ کنونس کر لیا جاتا ہے عام طور پر۔ ممکن ہے کہ کچھ دے دلا بھی دیا جائے، دیت وغیرہ کا معاملہ بھی کیا جائے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں طاقتور کے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ایک تو اتنا آپ سے غلطی ہوئی آپ کو شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ بے شک غلطی سے ہی آپ سے کوئی جان چلی جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کیسے آپ کے ہاتھ سے گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو تو جیسے حق ہے کیونکہ آپ کا باپ بڑا آدمی ہے، تو لہٰذا آپ دنیا میں لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھے مارتے پھریں اور وہ تو آپ کو بچا ہی لے گا۔ اور یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھ لیا، میں گنوانے بیٹھوں تو شاید کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ شاہزیب قتل کیس ہو، وہ کوئی یہ اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں، میں کیا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہے اور کئی واقعات ہیں کہ جس میں کس طریقے سے جو غریب طبقہ ہے، متاثرہ طبقہ ہے، اس کو دبا لیا جاتا ہے اور انصاف اس کے لیے نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔